हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द यूनियन लेजिस्लेचर और द यूनियन पार्लियामेंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द यूनियन लेजिस्लेचर या फिर द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्क गेनिंग चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएंगे। साथ ही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। भाई, हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके से हैंडल हो रही, कोई ना कोई पावर होगी जो उसको हैंडल कर रही है। क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो तो अपनी चीज़ों को ही देखता है, अपनी ही ज़रूरतों को पूरी करता है। बट जो देश है वो कैसे चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, जहां पर पब्लिक क्या करती है, गवर्नमेंट को चुनने का काम करती है। ठीक है, हम अपने वोटिंग राइट्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को चूज करते हैं और वो गवर्नमेंट क्या है, हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं ये फंक्शन वो हम देखते हैं। एक तो होती है लॉ मेकिंग बॉडी या फिर लॉ मेकिंग विंग होती है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये क्या करती है, लॉ बनाने का काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, लॉ बनाने का काम करती है। दूसरी जो विंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये क्या करती है, यहाँ पर जो लॉ जो है वो बन गए उनको पास कराने का काम करती है। अब ये कैसे बनते पास होते हैं, मेजॉरिटी से, अभी हम इस पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करती है उस लॉ को, इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है ज्यूडिशरी। वो क्या करती है, वो देश में कानून व्यवस्था जो है वो सही तरीके से बनाई, या फिर कह सकते हैं जस्टिस जो है उसके लिए काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई, अब वो अगर क्या कर रही हैं, किसी भी पर्सन, किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप जो है, ठीक है, किसी कम्युनिटी या ग्रुप का वो क्या कर रही हैं, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस पर ये सुनवाई करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई ज्यूडिशरी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अवेलेबल कराता है क्या, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हमने अभी बात की कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सिस्टम है। ठीक है, इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इंडिया है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने बात की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का कहता है। ठीक है, जहां पर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो क्या है, वो डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, उनको इनकी जो पावर है वो डिवाइड कर रखा है उसने, किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, डिवाइड है। दोनों अपने अपने एरियाज, यहाँ पर लिस्ट बनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या देखेगी, वरना क्या है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि भाई हम ये देखेंगे, हम ये देख रहे हैं, वो कह रहा है नहीं मैंने इसके लिए तो ये नियम बनाए हैं, वो कह रहा है नहीं इसको तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इनकी लिस्ट जो है वो डिवाइड है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर फ्रेंडशिप है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने पाते हैं। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। एक हो गई यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो उसमें चीज़ें बनी है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये चीज़ें हैंडल होती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फेडरल सिस्टम, जहाँ पर क्या किया गया है, पावर जो है उनको डिवाइड किया गया है, जो कि बताया किसने है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। उसके अकॉर्डिंग ही पावर्स जो है वो डिवाइड है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें क्या है, यूनियन लिस्ट एक बनी है, उसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें कंट्री से रिलेटेड जो मामले हैं वो है, पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, कंट्री से रिलेटेड मामले उसमें आएंगे। जैसे हम बात करें फाइनेंस, बहुत बड़ा मामला है, हम बात करें डिफेंस, बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, इनको क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है इसके पास पावर जो होती है ज़्यादा होती है। दोनों की अपनी अपनी पावर है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बट यूनियन गवर्नमेंट अगर हम देखें, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी पावर क्या होगी, स्टेट से ज़्यादा होगी। तो जो ऐसे मैटर हैं उनको ये देखेंगे, बाकी अपने स्टेट से रिलेटेड जो होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 1992 से ये चीज़ें जो है वो और अच्छे से हैंडल हो सके, इसकी वजह से यहाँ पर एक लिस्ट और जुड़ जाती है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है,
एक लिस्ट नहीं, एक गवर्नमेंट का पार्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड जो है वो लोकल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोइंग फेडरल फीचर्स। ठीक है, तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में है। ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा बोल दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत बड़ा फायदा है। कोई गवर्नमेंट आती है कहती नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं कहा था, वो नहीं कह सकती, क्योंकि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में है, पहली चीज। दूसरा ये क्या है कि ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि हम देखते हैं समय समय पर कई एक्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। भाई चेंज करने की ज़रूरत समझ में आई तो चेंज किया, ऐसा नहीं है कि अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो हम उसे सुधार ना करें। ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट अगर हमें चाहिए, उसको में चेंजेस चाहिए तो वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दूसरा, रिजिड की बात करें, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ही फ्री होके काम करेगी। अब अचानक से कोई गवर्नमेंट आए कहे नहीं भैया जुडिशरी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी को क्या कहा है, बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, तो इस चीज पे वो रिजिड है, वो क्या रहेगी, स्वतंत्र ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों की हम बात करें, इनकी जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखी हुई है कौन किन डिपार्टमेंट्स को देखेगा, जिसको अभी हमने बात की, इनके लिए बाकायदा लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनकी अथॉरिटी जो है वो निश्चित होती है। नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन है, किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करता है, फाइनल उसका गार्जियन है। ठीक है, देखिए कहीं पर कोई वायलेशन हो रहा है, लोग जो हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, पहले वो लोकल जो अदालतें होती हैं, लोकल कोर्ट होती है, वहाँ पहुँचती हैं। उसके बाद लोग जो है हाई कोर्ट पहुँचते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। जहां पर भी चेंजेस चाहिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों की जब सहमति बनेगी, ठीक है, इन दोनों की हामी होगी, तभी वो चेंजेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट की, इसको भी ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कहाँ से कितना रेवेन्यू जो है ये कलेक्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो पहले से ही इनकी बाउंड्रीज जो है वो निश्चित कर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट जो है वो क्या करता है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं उसमें स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट देता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके फंक्शन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए बात करते हैं द यूनियन पार्लियामेंट्री सेंट्रल लेजिस्लेचर या कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री, जो कि कंसिस्ट करते हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा एंड थर्ड है प्रेसिडेंट। इनके बारे में डिटेल हम अभी देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री के लोग जो हैं वो इनके मेंबर्स को चुनकर भेजते हैं, तो ये पीपल ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेडरेटिंग स्टेट्स को। फेडरेटिंग स्टेट जिनका काम होता है जो स्टेट्स के राइट्स हैं उनकी रक्षा करना। चलिए बात करते हैं द लोकसभा जिसको कहते हैं लोगों की सभा। क्यों कहते हैं लोगों की सभा? क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इसलिए हम लोग लोकसभा के नाम से इसको जानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम क्या जानते हैं, पार्लियामेंट, इसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोअर हाउस, पार्लियामेंट का लोअर हाउस किसको कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, अब कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो मानी गई है 550। ठीक है, 550 मानी गई है। तो 550 कुछ जगहों पर क्या है हमें देखने को मिलता है 552। ठीक है, ध्यान रखिएगा 552 जो है वो देखने को मिलता है, तो उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 550 है या 552 है। तो जो कम हो गया है वो रिप्रेजेंट वाला है, ठीक है, वो प्रेजेंट वाला है। ठीक है,
552 कब था? 1952 से 2020 तक, ठीक है। 1952 से 2020 तक क्या था? 552 था, लेकिन 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ये जो 2 सीट्स यहाँ से ख़त्म करी गई वो क्या थी? वो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी वहाँ से प्रेसिडेंट जो थे वो 2 लोग को इलेक्ट करते थे, उसको 2020 में ख़त्म कर दिया गया, इसलिए अब 550 जो है वो है एक्चुअल वाला, ठीक है। अच्छा, अब इनका बंटवारा कैसे होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं कि स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी फिक्स किया गया है कि 550 में कितनी स्टेट की तरफ से आएंगी और कितनी जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आएंगी। तो इसमें 530 जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 530 तक मेंबर्स कहे गए हैं, किससे? स्टेट्स से कहे गए हैं, ठीक है, ओके। 530। अब इसके बाद आते हैं यूनियन टेरिटरीज, जहां पर कितना कहा गया है? यहां पर कहा गया है कितने? नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, ठीक है। तो 20 से ज्यादा नहीं। स्टेट्स कितने हैं? 28, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 28 स्टेट्स हैं, स्टेट से कहा गया है 530 मेंबर्स। अब ये 530 मेंबर्स क्या हर स्टेट से बराबर बराबर आएंगे? नहीं, ये आएंगे स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट के साइज के अकॉर्डिंग नहीं, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ें ऐसे समझिए, ज़्यादा लोगों को हैंडल करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, जहाँ पर कम लोग हैं वहाँ पर ज़्यादा लोगों का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स आएंगे। जैसे अगर हम बात करें यूपी, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर्स आते हैं, कितने? 80 मेंबर्स जो हैं वो यूपी से आते हैं, ठीक है। वहीं पर जहाँ की पॉपुलेशन जो है कम है वहाँ से एक मेंबर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें मिजोरम हो गया, गोवा हो गया, नागालैंड हो गया, इन जगहों की क्या है? पॉपुलेशन कम है, यहाँ से एक, ठीक है। यूपी से 80, क्योंकि वो बड़ा है, हैंडल करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 है, वहाँ से 20, ये भी वही है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितनी है? 543। चलिए बात करते हैं डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। स्टेट्स का डिवीजन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अभी जैसा हमने बात की कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, ज़्यादा मेंबर उस स्टेट से आते हैं, जिससे कि उस स्टेट को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया जा सके। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हैंडल करने के लिए ज़्यादा पर्सन चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया गया है? स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब एक रफली पिक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया है? हमारी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। कितने स्टेट हैं? अभी हम लोगों ने बात की थी 28 स्टेट है और 8 टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इनको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कई सारी किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या निर्वाचन क्षेत्र में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसी को क्या किया गया है? जब जैसे ये आपको जितने ये डॉट दिख रहे हैं ये क्या हो गए? ये इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो यहाँ पर बनी है। जैसे यूपी के लिए भी हमने बात की कि 80 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ से आते हैं, यानी वहाँ पर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तभी वहाँ से इतने आते हैं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ही आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरीके से स्टेट जो है उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इन्हीं को हम सीट का भी नाम देते हैं, ठीक है। अभी के समय देखें लोकसभा में तो यहाँ पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको डिवाइड किया गया है। लोकसभा इलेक्शन के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550 है, ठीक है। अब हम आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सीट्स के लिए रिजर्वेशन, जो लोग क्या है, जो लोग हम देखें एजुकेशनली, जो लोग सोशली क्या है पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, यानी कि उनके लिए एक नंबर्स जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि इतने जो है वो इस क्लास से आने ही हैं, ठीक है। जिनके लिए हम लोग बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, उनके लिए सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई, जो कि पिछड़े हुए हैं कि उनकी क्लास जो है वहाँ से इतने मेंबर्स होने ही, इससे ज़्यादा हो गए कोई बात नहीं, बट उतने फिक्स हैं। जो फिक्स हैं उन जगहों से क्या है, सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट्स जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने को कहा जाता है। अब जैसे एक उस जगह से क्या है, चाहे 4 लोग जो हैं खड़े हो रहे हैं, चाहे 2 लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे 6 लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन
फिक्स होगा कि उसी क्लास के लोग जो होंगे वो वहां पर इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और तभी क्या है उसी क्लास के लोग इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ इलेक्शन में खड़े होने की बात हो रही है, नॉमिनेशन वाली बात हो रही है। ठीक है, वोटिंग हर कोई कर सकता है, ठीक है, जो उनके क्राइटेरिया में आएगा। तो यहाँ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। ठीक है, जिसमें कि जो आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट से उनके लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं वहां पर 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन जो है वो कैसे होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन जो है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा लोकसभा के लोगों को चुना जाता है। पब्लिक क्या करती है, डायरेक्ट ये पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। पब्लिक क्या करती है, आपने देखा है हर 5 इयर्स पर लोकसभा इलेक्शन होते हैं जहां पर क्या है पब्लिक वोट करने जाती है। कौन से लोग वोट करते हैं, वोट करने वाले वो होते हैं जो कि 18 या 18+ जो होते हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, हम सभी में आम लोग जो हैं वही लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक, आपने देखा होगा आपके घर से भी लोग जाते हैं, आपके आस पड़ोस से भी जाते हैं, सब जाते हैं वोट करने। अब यहाँ पर क्या है, जो मेजॉरिटी में जिसको वोट मिलेगा वो जीतता है, और जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। अब ये गवर्नमेंट जो बनी कैसे बनी, पब्लिक के द्वारा वोट करने से बनी, तो ये पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट बनती है वो पब्लिक के द्वारा और पब्लिक के लिए बनती है, बाय पब्लिक बाय पीपल फॉर पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट बन रही है। अब ये जो गवर्नमेंट बन रही है ये क्या किसी एक कम्युनिटी के लिए बन रही है, नहीं, ये जो गवर्नमेंट बन रही है ये पूरे देश के लिए बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो होगा, एज क्राइटेरिया हमने देख लिया, और बाकी कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं रहेगा, जैसे कम्युनिटी को लेकर हो गया, कास्ट को लेकर हो गया, रिलीजन को लेकर हो गया, जेंडर को लेकर हो गया, स्टेट को लेकर हो गया, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, एडल्ट कौन हुआ, यहाँ पर 18+ वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है कि सभी लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन लोकसभा के जो होते हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं। ठीक है, हम देखें चाहे जो ईवीएम मशीन है उसके द्वारा हो और चाहे बैलेट पेपर जो है उसके द्वारा हो, लेकिन ये क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। ठीक है, चाहे ईवीएम मशीन से जब हम लोग वोट करने जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी हम सीक्रेट तरीके से अपना वोट देते हैं, कोई और वहां पर हमें नहीं देख रहा होता कि हमने किसे वोट दिया। और या फिर बैलेट पेपर से जब होता है तब भी कोई देखने वाला नहीं होता। इस तरीके से अगर हम देखें अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं वो खड़े हैं, ठीक है, वहां पर वो कह रहे हैं हम तुम्हें फायदा देंगे, हम तुम्हें फायदा देंगे, बट वहां वोट करते समय उनमें से किसी ने भी नहीं देखा कि किसको हमने वोट किया है। तो इससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी के बीच में नहीं आते हैं। चलिए बात करते हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। ठीक है, सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम एज उसकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में, यानी कि जहां से वो इलेक्शन लड़ रहा है नहीं लड़ा उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि कंट्री के किसी भी पार्ट में उसका नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। देखिए क्या है, अगर हम वोटिंग की भी बात करें, आपके घर वाले जो है जब वोट करने जाते हैं तो उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में होता है, तभी वो वोट करते हैं। ठीक है, किसी की एज जो है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, लेकिन जब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा कुछ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी जाती है, वो उसके पास होनी चाहिए। ये क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे लोकसभा का मेंबर कोई पर्सन जो है वो बन गया, अब क्या है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट बनी, उसने क्या किया, अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग पर्सन जो है उनको अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मंत्रालय जो है वो दे दिया। अब वो अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है, तो उस चीज के लिए जरूरी है कि उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे किसी को अगर डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, किसी को अगर फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो उनके पास उस चीज की क्वालिफिकेशन यानी कि उसकी जो मिनिमम
जानकारी है वो होनी चाहिए, वो नॉलेज जो है वो उनके पास होगी, तभी वो अपना काम जो है सही तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, कुछ जगहों पे एज क्राइटेरिया भी होता है कि उस चीज़ के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर इससे यही मतलब है कि स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर। उससे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसी को भी कहीं पर अपॉइंट करने के लिए। अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है आसानी से किसी भी जगह पर। तो वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन किसी चीज़ के लिए है वो होनी ज़रूरी है। अब डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाएगा, बट उनको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? तो बेटर तरीके से काम कौन करेगा? जिसको उसकी जानकारी है। तो इस तरीके से कोई भी पोस्ट जो है उसमें अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट। ये भी हम लोग देखते हैं कई जगह, मतलब हर जगह ये भी देखने को मिलता है कि किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभ के पद पर अपॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसी जगह पर अपॉइंट होता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है अगर वो कर रहा है, तो ऐसे में उसको वो वहाँ से रिजाइन करेगा तब वो यहाँ पर इलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, नॉर शुड बी अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब उसका माइंड जो है वो सही होना चाहिए, डिस्टर्ब माइंड का वो नहीं होना चाहिए। नॉट शुड बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो कि दिवालिया घोषित ना हो, यानी कि किसी से डेप्ट लिया है बट उसकी कंडीशन जो है वो डेप्ट को चुकाने की नहीं है, तो इस तरीके का पर्सन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं किसके लिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं डिसक्वालिफाइड ऑफ मेंबरशिप। लोकसभा की मेंबरशिप जो है वो किसकी खत्म हो सकती है? देखिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है। हम लोगों ने एलिजिबल वाला देखा, उसी में जो नहीं आ रहा है वो क्या होगा? नहीं एलिजिबल होगा। ठीक है, और किसकी क्या है? डिसक्वालीफाई कौन हो सकता है? जो कि क्या है? जो कि इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हो। हमने बात किया था उसके पास सिटीजनशिप, जो सबसे पहला पॉइंट था, वो इंडिया की होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है, मान लीजिए उसके पास पहले से थी बट अभी क्या है उसने कहीं और की सिटीजनशिप जो है वो ले ली, तो अब वो यहाँ के लिए लोकसभा के लिए वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर वो क्या करता है? सीज करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, या फिर इसके अलावा क्या है उसका माइंड जो है वो सही नहीं है, तो वो लोकसभा का मेंबरशिप उसकी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि डिसक्वालीफाइड हो जाएगा उससे। उसने किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभ के पद पर अगर वो काम कर रहा है तब वो क्या होगा? डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसने पार्लियामेंट के किसी लॉ को तोड़ा है तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, इसी में कुछ चीजें जो थी वो हम देखते हैं 1951 के एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर और चीजें जो थी वो ऐड हुई। अगर उसे क्या है इलेक्शन के दौरान करप्ट एक्टिविटीज का दोषी पाया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा? डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जैसे हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जो है वो लग जाती है, उसके बाद जो चीजें मना है वो अगर करते हैं तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उस पर्सन को क्या किया जाएगा? डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन या इम्प्रिजनमेंट के लिए मिनिमम 2 साल के लिए उसे जेल की सजा सुनाई गई है तो क्या होगा? वो इस मेंबरशिप से डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर उसे दोषी पाया जाता है किसी भी लॉ के वायलेशन, अगर वो क्या करता है किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई पर्सन जो है वो सेम टाइम में दोनों हाउसेज यानी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों का मेंबर नहीं बन सकता है। इस कंडीशन में भी वो क्या होगा? डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कार्यकाल के बारे में। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 इयर्स का, लेकिन उससे पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो इसको डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन कब? जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोलते हैं। जैसे कार्यकाल जो है वो जब खत्म हो रहा है उससे कुछ पहले कि अब भाई इलेक्शन होने हैं, टाइम आ गया, उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो ऐसे में क्या है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके कहने पर इसको डिसॉल्व कर सकते हैं 5 ईयर से पहले। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसके अलावा अगर इमरजेंसी वाला केस है
उस समय क्या है, इलेक्शन करवाना मुश्किल है, तो उस दौरान इसको एक पीरियड में 1 ईयर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो 6 मंथ से और ज़्यादा इसको नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। ठीक है, तो इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट के द्वारा एक टाइम में 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं सेशन ऑफ द हाउस। सेशन ऑफ द हाउस, सत्र बुलाना। ठीक है, तो यहाँ पर हाउस जो है, पार्लियामेंट हाउस जो है, इनका जो सत्र बुलाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और प्रेसिडेंट जो है, द प्रेसिडेंट समन्स द सेशन, प्रेसिडेंट इस सेशन को बुलाता है। हाँ, एक ईयर में 3 सेशन जो हैं वो नॉर्मली डिसाइड हुए हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है बजट सेशन, जो Feb 2 में होता है। आपको ध्यान होगा हमारा बजट जो है वो 1 Feb को पेश किया जाता है। ठीक है, तो बजट सेशन जो है वो February to May होता है। सेकंड जो है वो मॉनसून सेशन होता है। ऑब्वियस मॉनसून वाला जो टाइम पीरियड है जुलाई टू सितंबर। ओके, नेक्स्ट है विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक साल में कम से कम 2 सेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब वो होने ही चाहिए, और 6 मंथ से ज़्यादा उनमें गैप नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर एक सेशन जो है वो हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट जो है उनको लगता है कि ज्वाइंट सेशन जो है वो कराना चाहिए, तो ऐसे में वो क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा, इनका क्या करता है, ज्वाइंट सेशन भी करा सकता है। चलिए बात करते हैं लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द लोकसभा या पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा या पार्लियामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। देखिए, पार्लियामेंट के लिए डिसाइड हुआ कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस में काम होगा। लेकिन क्या है कि कोई और पर्सन है जो इन लैंग्वेजेस में नहीं बात कर सकता है, तो ऐसे में लोकसभा का जो स्पीकर होता है या फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, उसकी परमिशन से वो अपनी मदर टंग का यूज करते हुए अपनी बातों को कह सकता है। ओके, तो हिंदी या इंग्लिश जो थी वो डिसाइड हुई थी, और बाकी हम लोगों ने समझा कि अगर वो इसमें नहीं एबल है तो वो क्या कर सकता है, अपनी मदर टंग में परमिशन लेके बोल सकता है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पावर्स या एडवांटेजेस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पावर या लोकसभा के एडवांटेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला है कि लोकसभा जो है वो एक्सचेकर ऑफ द स्टेट का जो खजाना होता है उस पर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा देखें तो मनी बिल्स जो होते हैं वो कहाँ पर पेश किए जाते हैं, लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि लोकसभा जो है एक्चुअली कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव जो है उस पर लोकसभा का एक्चुअल कंट्रोल होता है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अगर वो क्या है, राज्यसभा में पेश हो रहा है, लोकसभा में पेश हो रहा है, लेकिन वो मान्य कहाँ का होगा, उसके बेस पर गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करेगी, लेकिन कहाँ पर, जो लोकसभा में है, लोकसभा का माना जाएगा, न कि राज्यसभा का माना जाएगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, अब जो गवर्नमेंट मान लीजिए सेंटर में है, उसके किसी मिनिस्टर से लोग जो है वो नाराज हैं। किस लिए नाराज हैं, अपने पर्सनल रीजन नहीं, जैसे मान लीजिए कहीं पर क्या है, कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, कोई मिसहैपनिंग जो है वो हो जाती है, हम ट्रेन की मान सकते हैं, या फिर हम मान सकते हैं रोड की कोई कहीं पर कोई मिसहैपनिंग जो है वो हो जाती है, या नेचुरल डिजास्टर हैं वो आ गए, या फिर हम कह सकते हैं राइट्स कहीं पर हो गए। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, माना जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसकी डिमांड करती है। और ऐसे में अगर क्या है कि मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, तो उसमें एक ही मिनिस्टर की गलती हो, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि ट्रेन हादसा कोई है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, कहा जाता है उस पर्सन से कि वो रिजाइन करे। और ऐसे में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है उस कंडीशन में चली जाती है। अगर उनको क्या है, मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो एक ही मिनिस्टर से लोग नाराज हैं, लेकिन फिर भी पूरी गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो ये पावर कहाँ पर होती है, ये पावर जो होती है वो लोकसभा के पास ही होती है, न कि राज्यसभा के पास। नेक्स्ट है न्यूमरल स्ट्रेंथ ये भी बहुत मायने रखती है। एक तरफ हम देखते हैं लोकसभा में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 543, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं
245। तो यहाँ पर लगभग क्या है, डबल का अंतर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हमें दिख रहा है कि लोकसभा की सीटें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का पलड़ा ऐसे में भारी होगा। चलिए बात करते हैं द स्पीकर। स्पीकर जो होते हैं वो पार्लियामेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। स्पीकर की हम लोग बात करें तो देखिए, इलेक्शन जो है जब वो कंप्लीट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उसके बाद लोकसभा उनकी कमेटी जो है वो बन जाती है। उसके बाद उनके सामने पहला जो टास्क होता है वो क्या होता है, अपना चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है वो इलेक्ट करना। ठीक है, जिसको हम जानते हैं स्पीकर या वो डिप्यूटी स्पीकर के नाम से। अब क्या होता है सॉरी, स्पीकर की बात हम लोग करें तो इनका काम क्या होता है, आपने पार्लियामेंट का सेशन देखा है, वहां पर क्या होता है कि लोग जो है अपनी बातें कह रहे होते हैं, उसमें कई लोग हैं कि गलत वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। पार्लियामेंट की जो लिमिटेशन है उससे बाहर जा सकते हैं। कई बार फाइट भी होने लगती है, कई बार बहुत ज़्यादा बहस भी होने लगती है। तो इस सब कंडीशन को संभालने के लिए कौन होता है, स्पीकर होता है। उनको शांत कराना, उनको बिठाना, और यहाँ तक कि कोई ज़्यादा ही बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो उसको पार्लियामेंट से बाहर निकलवाना, ये काम किसका होता है, स्पीकर का होता है। तो इस तरीके से स्पीकर जो है वो हमारी पार्लियामेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनका इलेक्शन जो है वो कैसे हम होता है वो हम देखेंगे। क्या होता है कि लोकसभा, ठीक है, नई इलेक्टेड लोकसभा जो होती है उसकी पहली मीटिंग जब होती है तो उस समय तक डिसाइड कर लेना होता है, उस मीटिंग में डिसाइड करना होता है कि कौन बनेगा स्पीकर। ठीक है, इसके अलावा स्पीकर जो है इनका टर्म होता है 5 इयर्स का। अब कई बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट किसी न किसी वजह से क्या है डिसॉल्व भी हो जाती है, कई सारे रीजन हमने देखे, गवर्नमेंट खुद भी रिजाइन करती है और भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या स्पीकर जो है उसको भी हटा दिया जाता है गवर्नमेंट के डिसॉल्व होने के साथ ही? नहीं, जब तक नई जो लोकसभा है वो तैयार नहीं होती है, नया जो स्पीकर है वो अपॉइंट नहीं होता है, तब तक पुराना स्पीकर जो है वो नहीं हटाया जाता है। जैसे हमने बात किया कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसके पहले ही, उसके कुछ टाइम पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कि अब हम क्या है इलेक्शन चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ये चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो पर्सन जो है, जो स्पीकर है, वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे स्पीकर कौन है, प्रेजेंट टाइम में हमारे स्पीकर है मिस्टर ओम बिरला। अब आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हाइट पर ये बैठे हुए हैं और ये अकेले हैं, बाकी लोग क्या है इनके सामने पर हैं। ठीक है, तो यही होते हैं स्पीकर। ओके, नेक्स्ट है ये क्या कर सकते हैं, कई बार इलेक्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीकर के रिमूवल के लिए। पहला तो मान लीजिए हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं तो ऐसे में वो खुद रिजाइन कर सकते हैं। ऐसे में अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो डिप्यूटी स्पीकर जो है उनको सौंप देते हैं और इस तरीके से डिप्यूटी स्पीकर जो है वो उस समय में काम देखते हैं। दूसरा, लोकसभा मेंबर अगर क्या करते हैं, मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन पास कर देते हैं इनके खिलाफ, तो ऐसे में इन्हें रेजिग्नेशन जो है वो देना पड़ता है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि तुरंत नहीं, ऐसे में 14 डेज पहले से ही सूचना देनी होती है। ठीक है, ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द लोकसभा। तो इसी कंडीशन में जब इनके खिलाफ रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो स्पीकर बन गया वो किसी के भी फेवर में नहीं रहता है, कि चाहे जो पार्टी में है, जिसकी गवर्नमेंट है वो, चाहे अपोजिशन वाले हैं, किसी के भी वो फेवर में अपने फैसले, अपने डिसीजन नहीं देता। चलिए बात करते हैं फंक्शंस या पावर्स ऑफ द स्पीकर। तो जो स्पीकर होते हैं, जो हाउसेस की मीटिंग होती है या सेशन होता है, यहाँ पर स्पीकर का काम ये होता है कि उस मीटिंग को प्रिसाइड कराना, उसकी अध्यक्षता करना, या कह सकते हैं लीडरशिप जो होती है वो स्पीकर की ही होती है। इसके अलावा जो भी डिस्कशन होते हैं उसके लिए टाइम अलॉट करना कि किस मैटर पर कितना टाइम, ये क्या है, ये यही डिसाइड करते हैं, यही अलॉट करते हैं उस डिस्कशन के लिए टाइम। स्पीकर जो होते हैं वो फाइनल से रिगार्डिंग ऑल रूल्स एंड प्रोसीडर्स ऑफ द हाउस, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन पे जो भी डिसीजन होगा वो इन्हीं का होता है। जैसा कि हमने अभी इसके पहले समझा कि अगर कोई क्या है मिसबिहेव करता है तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो फाइनल डिसीजन जो है वो इन्हीं का होता है।
इसके अलावा जो भी बिल होते हैं जो क्या है आगे पास होने के लिए जाने हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बिल लोकसभा में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा साइन किया जाता है। अब ये साइन होने के बाद ये पहुंचता है अपर हाउस या प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उससे पहले इस पे जरूरी होता है सिग्नेचर किसका, स्पीकर का। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर का सिग्नेचर हो के तभी वो बिल जो है वो आगे जाता है। इसके अलावा स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं क्या, रेजोल्यूशंस, बिल, क्वेश्चन एंड मोशंस। ठीक है, कि किसको क्या करना है। जैसे अभी हमने साइन वाली बात की, ठीक है, तो उसके लिए वो डिसाइड करते हैं खुद ही, एडमिसिबली उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ये डिसाइड करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो लोकसभा की मीटिंग होती है उसको स्थगित करना, एडजॉर्न करना, ये भी क्या होता है, ये भी इनके हाथ में होता है। जैसे हमने देखा कई बार क्या होता है कि जब ये सेशन चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है, तो उसमें क्या है ये एडजॉर्न कर सकते हैं, यानी उसको स्थगित कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट सेशन नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर प्रोरोगेशन इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे, वो भी इनके हाथ में होता है। तो प्रोरोगेशन का अगर वर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं यानी अगला सेशन जाएगा, लेकिन क्या है उसी सेशन में हमको आगे बढ़ाना है, आज के लिए हमें रोकना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्न। स्पीकर जो इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं इनको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, इनको ये क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। इसके अलावा वोट के लिए ये कॉल करते हैं किसी रेजोल्यूशन या बिल पर, यानी कि जब कोई बिल या रेजोल्यूशन जो है वो लाया जाता है, कुछ लोग उसके अपोज में होंगे, कुछ लोग उसके फेवर में होंगे, तो अब किसकी बात मानी जाए, तो इसके लिए भाई वोट करवाया जाता है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनसे ही। तो इसी में क्या है कि इन वोट के लिए ये कॉल करते हैं, मतलब लोगों को बोलते हैं, तो लोग जो है इस पर वोट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा उसको अनाउंस करने का काम जो होता है वो भी हमारे जो स्पीकर होते हैं यही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज कि जब ये वोट के लिए कॉल करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, तो ये भी हैं, ठीक है, तो अब क्या ये जो है स्पीकर जो है वहां पर वो भी वोट करते हैं, तो दोनों चीज है, वोट करते भी हैं नहीं भी करते हैं। वो वोट नहीं करते हैं पहले ये हम जानेंगे, ठीक है, जब यहाँ पर वोटिंग के लिए वो बोलेंगे तो वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्या है जब रिजल्ट आया तो वहां पर देखा गया कि ये क्या हो गया, टाई हो गया। जब टाई वाली सिचुएशन होगी तो कोई भी रिजल्ट यहाँ नहीं निकलेगा कि वो बिल जो है वो पास होगा नहीं पास होगा, रेजोल्यूशन जो है वो पास होगा नहीं होगा, ऐसे में फिर इनका वोट जो है वो लिया जाता है। तब उस कंडीशन में जो स्पीकर है वो वोट करेंगे और तब ये जो पलड़ा बराबर है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और उससे जजमेंट जो है वो निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने का काम स्पीकर ही करते हैं। नेक्स्ट है कि वो एडजॉर्न कर सकते हैं, हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं कब, जब कोरम की कमी है, लैक ऑफ कोरम की कमी है, तब वो उसको एडजॉर्न कर सकते हैं, यानी कि स्थगित कर सकते हैं। हाउस स्थगित कर सकते हैं, पार्लियामेंट जो है उसको वो स्थगित कर सकते हैं। कब, जब लैक ऑफ कोरम है। अब ये कोरम क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारे बिल जो है वो पास होते हैं, रेजोल्यूशन जो है वो पास होते हैं, बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जब पार्लियामेंट की बैठक जो है वो बुलाई जाती है वहाँ पर 10% जो लोग हैं उनका होना ज़रूरी है। किसका 10%? टोटल मेंबर्स जो है उनका 10% होना ज़रूरी है और तभी क्या है आगे की कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हाउस को ये क्या करेंगे, एडजॉर्न कर देंगे, स्थगित कर देंगे, क्योंकि लोगों की मेजॉरिटी नहीं है जो मांगी गई है, तो ऐसे में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। अब कोरम क्या है हम देखते हैं पार्लियामेंट का कोरम, राज्यसभा के लिए क्या है, लोकसभा के लिए क्या है। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में है 245। ठीक है, तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे 24 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग को हम लोग ना लेके इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भाई हमें मेंबर्स में चाहिए है ना, पॉइंट में तो कोई चीज़ काम होगी नहीं, हमें उतने मेंबर्स चाहिए, तो इसको हम क्या देखेंगे 25% जो है वो होने ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा के लिए, जहां पर क्या है 543। ठीक है, 543 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 10% हम निकालेंगे तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे 55। तो लोकसभा में 55 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, वरना एडजॉर्न हो जाएगी लोकसभा। और यहाँ पर जो राज्यसभा है यहाँ पर 25 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, वरना उसे एडजॉर्न कर देगा कौन, स्पीकर। चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की। ठीक है,
तो जो स्पीकर होते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो भी बिल होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी पिटीशन होते हैं हाउस के, हाउस यानी कि पार्लियामेंट हाउस, तो उसको स्पीकर क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे अभी हमने बात किया रेजोल्यूशन है, बिल है, ये सारी चीज़ें क्या है इनके पास ही आता है, यही क्या करते हैं आगे उस पर साइन करते हैं। इसके अलावा जो भी डिसीजन किसी बात के लिए देना है तो जो उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है या जो भी पर्सन है उससे ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उससे बातचीत करेंगे कि क्या जो भी डिसीजन उस पर देना है। नेक्स्ट है कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं किसको, हाउस ऑफ द गैलरीज जो होती है वहाँ पर मीडिया है, प्रेस है, उन सब के एंट्रेंस को, कि कोई भी कभी भी आके वहाँ एंटर ना करे, उस चीज़ को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम जो है ये स्पीकर का होता है। चलिए बात करते हैं डिसिप्लिनरी पावर। देखिए जो स्पीकर होता है उसके पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट का जो डेकोरम है उसको मेंटेन रखे। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो, यानी कि अगर कई बार होता है लोग जो है मिसबिहेव कर रहे हैं, ये सारी कंडीशन जब होती है उसको मेंटेन नहीं रखा जाता उस ऑर्डर एंड डेकोरम को, तो ऐसे में स्पीकर के पास राइट होता है कि वो उस मीटिंग को क्या करे, उसको वो एडजॉर्न कर सकता है, यानी स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। अगर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज कर रहा है तो ऐसे में जो दोषी पर्सन है उसको ये पार्लियामेंट से बाहर करा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिविलेजेस मिले हैं लोगों को, अगर वो उनका वायलेशन कर रहे हैं तो ऐसे में फाइनल डिसीजन जो होगा, क्या एक्शन लेना है, कैसे, वो चीज़ें जो हैं वो किसका होगा, स्पीकर का होगा। आपने देखा होगा कई बार क्या है, लोग जो हैं वो पार्टी अपनी चेंज करते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए, सपा से बीजेपी में चले गए, इस तरीके की चीज़ें अक्सर चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का होता है कि वो क्या कर रहा है, इसके लिए डिस्क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड है। बच्चों हम लोग यहाँ पर पूरे चैप्टर तो कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। तो अब आते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटी पर। पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो जो स्पीकर होते हैं इसको अपॉइंट करने का काम भी करते हैं, इसको गाइड करने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी स्पीकर का होता है। ठीक है, तो अपॉइंट्स वेरियस पार्लियामेंट्री, बहुत सारी पार्लियामेंट्री जो है कमिटीज़ जो होती हैं उनको गाइड करना, अपॉइंट करना, और इनके जो चेयरमैन हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम स्पीकर करते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट में बहुत सारे मैटर आते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। उनके लिए क्या है, एक लिमिटेड टाइम होता है। देखिए मैटर्स बहुत सारे हैं और टाइम जो है वो लिमिटेड है। काम कैसे होगा, इसी के लिए कमिटीज़ जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कमिटीज़ बिठा दी जाती हैं, जो कि बाकायदा उस पर रिसर्च करती हैं और फिर फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर के पास देती हैं। ठीक है, तो इसी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी ज़रूरत होती है, और उसको अपॉइंट करना, गाइड करना, चेयरमैन डिसाइड करना, और आगे चेयरमैन को भी जो उससे रिलेटेड वर्क्स हैं उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको भी गाइड करने का काम जो है, उनको डायरेक्शन देने का काम जो है वो कौन करता है, स्पीकर करते हैं। इसके अलावा ये स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमेटी, कुछ कमिटीज़ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हो सकते हैं, जैसे रूल्स कमेटी हो गई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, एंड एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं मिसलेनियस पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो जो हमारे स्पीकर होते हैं उनके अदर पावर एंड फंक्शन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या होता है, जब डेडलॉक वाली कंडीशन बनती है, यानी कि जब किसी मैटर पर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो एक दूसरे से सहमत नहीं होते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसे कहते हैं डेडलॉक कंडीशन। इस दौरान क्या है, कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो निकालना है, तो इसके लिए इनका ज्वाइंट सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जो होती है, या कह सकते हैं इसको प्रिसाइड करने का काम जो होता है वो स्पीकर का होता है। ओके, इसके अलावा वेरियस कंट्रीज जो है वहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन होते हैं। ठीक है, इनको नॉमिनेट किया जाता है, जो स्पीकर जो हैं वो डिस्कस करते हैं राज्यसभा मेंबर के साथ, उसके बाद उनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के साथ, उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इनको नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट
इनका जो फंक्शन या वर्क है। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? पीठासीन अधिकारी के नाम से जिनको हम जानते हैं, ठीक है। तो उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसे भी प्रिसाइड करने का काम जो है वो कौन करते हैं? स्पीकर्स करते हैं, ठीक है। अब स्पीकर जिनकी फंक्शन, उनकी पावर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली, उनका अपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें जो था वो हमने देख लिया। अब इनके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए। द स्पीकर रिप्रेजेंट द हाउस and because of house represents the nation in a particular way, the speaker becomes the symbol of the nation's freedom and liberty। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो स्पीकर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? हाउस को करते हैं। दूसरी तरफ ये जो हाउस है वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर वे में स्पीकर जो है वो सिंबल है किसका? नेशन की फ्रीडम एंड लिबर्टी की। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।